हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 9 का चैप्टर 10 लेकर आए हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो आज हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो पे विजिट करें, जो भी चैनल पे विजिट करें, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 6, 7, 8 क्लास की साइंस कंप्लीट हो चुकी है, चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाकर चैप्टर चेक कर सकते हैं। तो जो भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, नाम है ग्रेविटेशन। जैसे हमने 8 और 9 चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ हमें फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम हाइट फॉल टुवर्ड्स अर्थ। हम हमेशा क्या देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से फेंका जाए तो कहाँ गिरता है, वो अर्थ पे गिरता है। वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स, हम क्या देखते हैं कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास घूम रहे हैं। मून भी अर्थ के आसपास घूम रहा है, ठीक है, चारों तरफ घूम रहा है। देयर मस्ट बी सम फोर्स। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स तो होगा ना, जो उनके बीच में वर्क कर रहा है, जो उनको घूमने में, एक ही ऑर्बिट में घूमने में जो मदद कर रहा है। वरना क्या होगा, अगर वो फोर्स नहीं होगा तो सारे गिर जाएंगे। तो इसाक न्यूटन कुड ग्रैब दैट द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन सारे कामों के लिए जो एक फोर्स वर्क करता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले किसने बताया हमें इसके बारे में? इसाक न्यूटन ने। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? ग्रेविटेशन के बारे में और जो ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ हैं उनके बारे में। वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम क्या देखेंगे कि अगर अलग अलग जगह जब जाएंगे तो बॉडी का वेट वेरी करता है। जैसे स्पेस में जाएंगे तो स्पेस में क्या होता है, बॉडी क्या होती है, बिल्कुल वहाँ पे कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता, तो वो उड़ने लगती है। ऐसे आप क्या करोगे, लिक्विड में जाओगे, जब पानी में जाते हो, जब भी आप कभी भी स्विमिंग करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ फोर्स वर्क करता है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे बोला है कि अलग अलग कंडीशन में जो फोर्स होगा वो वेरी करेगा। ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं। वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। हम क्या देखते हैं कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से फेंका जाए तो कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर ट्री। तो न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने देखा कि उनके पास एक सेब आके गिरा, एप्पल। तो उन्होंने सोचा कि ये जो एप्पल नीचे गिरा है वो नीचे क्यों गिरा, अर्थ पे क्यों गिरा, ऊपर हवा में क्यों नहीं उड़ गया ना। ऐसी क्या चीज़ है जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया, कौन सा ऐसा फोर्स लगा जिसकी वजह से वो नीचे गिरा। कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून, इज द फोर्स द सेम केसेस। क्या मून जो आसपास घूम रहा है वहाँ पे भी कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है? ही कंजुगेटेड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। की मून वाले केस में और एप्पल वाले केस में कोई फोर्स है जो वर्क कर रहा है। ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। कि वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर कुछ ना कुछ फोर्स नहीं होता तो वो कहाँ गिर जाता बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, सो वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। हम क्या देखते हैं, कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि मून गिर जाए। तो कौन सा फोर्स वर्क करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो एक एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर एक बॉय ने एक स्ट्रिंग बांधी हुई है, किस पे, पत्थर पे, और उसको इस तरीके से घुमा रहे हैं। घूमते घूमते क्या हो रहा है कि ये जो स्टोन है, ये अगर कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा होता तो ये नीचे गिर जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, राउंड राउंड घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। उन्होंने एक बार घुमाया, उसके बाद वो घूमे जा रहा है, अपनी ऑर्बिट पे घूमते जा रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। चलिए आगे इसमें क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद सर्टेन स्पीड। मतलब इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो ये थ्रेड है वो अपनी सर्टेन पाथ पे सर्टेन स्पीड से घूमे जा रहा है और अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। मतलब डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। कुछ ना कुछ फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से कहाँ लग रहा है फोर्स, सेंटर और उस ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट गिर नहीं रहा है। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स दोबारा देखते हैं कि कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर राउंड डायरेक्शन में घूम रही है तो जो सेंटर से यहाँ तक का जो फोर्स लग रहा है, जो कि सेंटर फोर्स लगा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे,
कि वो अपनी ऑर्बिट में रहे, ठीक है। वो एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से कोई भी घूमती हुई चीज़ सेंटर में नहीं गिरती, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, स्पेस सिस्टम, पूरा सोलर सिस्टम है, वहाँ पे ये वर्क करते हैं। अगर ये नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं होता, तो क्या होता है कि बीच में ये वाला जो फोर्स सेंटर से अगर नहीं लग रहा होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका टेंजेंट बना के निकल जाता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से निकल जाता है, वो घूमता नहीं रहता है ना। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमारा अर्थ का, मून का जो मोशन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? एक अट्रैक्शन प्रोवाइड करवाता है जो भी चीज़ घूम रही है ना, सेंटर से। जैसे अर्थ और मून के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। If there were no such force, the moon would pursue a uniform straight line motion. It is seen that a falling apple is attracted towards earth. हमने क्या देखा था कि जो एप्पल नीचे गिरा था, उसने अर्थ ने कुछ ना कुछ अट्रैक्टिंग फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो नीचे गिरा। डज द एप्पल अट्रैक्ट अर्थ? क्या यहाँ पर एप्पल भी अट्रैक्ट करेगा अर्थ को? इफ सो, अगर ऐसा है, वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल, तो हमने तो कभी देखा नहीं है कि अर्थ एप्पल की तरफ मूव करे। हमने क्या पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में? थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि हर एक चीज, अगर कोई भी एक चीज दूसरी चीज के रिगार्डिंग फोर्स लगा रही है तो वो एवरी एक्शन का रिएक्शन होता है ना। ये देखा था हमने कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगी। तो अब यहाँ पे ये वाली थ्योरी वर्क करेगी या नहीं करेगी? देखिए, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने ये देख लिया, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम मोशन का सेकेंड लॉ देखते हैं तो फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि एक्सेलरेशन क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के, कि कितना मास है उस ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे ये सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि जो एप्पल है, उसका जो मास है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही। एप्पल भी फोर्स लगा रहा है और अर्थ भी फोर्स लगा रही है। अर्थ का फोर्स ज़्यादा है, अर्थ का मास ज़्यादा है एप्पल से, इस वजह से क्या हुआ? एप्पल अट्रैक्ट कर गया, ठीक है। सिंपल सिर्फ ये याद रखिएगा। In our solar system, all the planets go around the sun. By arguing the same way, we can say that there exists a force between sun and planet. ठीक है, हमने ये पढ़ते आ रहे हैं अब तक, कुछ ना कुछ फोर्स वर्क कर रहा है सोलर सिस्टम में भी। From the above fact, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all the objects in the universe attract each other. यहाँ पे बोला गया है सिर्फ अर्थ या फिर एप्पल अट्रैक्शन फोर्स कॉज नहीं कर रही है, इस यूनिवर्स पे जितनी भी सारी चीजें सब क्या करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी बोलते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स इसी को बोलते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? कि हर जगह जो फोर्स लगेगा, ठीक है, हर जगह तो लग रहा है ये, तो इसलिए यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं इसको। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑब्जेक्ट, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ऑब्जेक्ट की वजह से, इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ क्या करती है? हम जो अर्थ पे चलते हैं ना, अर्थ हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, खींच के रखती है, जिसकी वजह से हम आराम से चल पाते हैं। अगर अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो फिर क्या होता? मून की तरह हम क्या करते हैं? उड़ते रहते हैं हवा में। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance। यहाँ पे बोला गया है कि इस यूनिवर्स में कोई से भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स उनके अंदर आपस में वो लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब ये है क्या? ये जो फोर्स लग रहा है किसी भी दो ऑब्जेक्ट, तो कैसे लगेगा? देखिए, यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, एक फोर्स से यूनिवर्स क्या कर रहा है? एक दूसरे को सब लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, जो कि क्या है? प्रोपोर्शनल क्या है? किसके प्रोपोर्शनल है? जो उन ऑब्जेक्ट के मास है उसके प्रोपोर्शनल है। और जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, इनका जो भी मास है ना, देखिए ये है फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इसको m1, इसको अगर मैं बड़ा m ले लूँ, इसको छोटा m ले लूँ, बड़ा m और एक छोटा m, ये हो प्रोपोर्शन। अब फोर्स को क्या बोला गया है? कि फोर्स है प्रोपोर्शनल किसके? इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा d स्क्वायर, मतलब 2 बार d ले लो, 2 बार जो भी डिस्टेंस मान लो 5 है तो हम 5 × 5 कर देंगे, ये हो गया डिस्टेंस। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और प्रोडक्ट किसके है? मास के। जो उन ऑब्जेक्ट का जो मास है ना, उसको अगर मैं इंटू कर दूं तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है। ये देखिए, तो दोबारा से देखते हैं एक बार इसमें क्या बोला गया। इसमें ये बोला गया है कि जो फोर्स है इस यूनिवर्स पे, जो भी प्रोडक्ट पे, ऑब्जेक्ट में जो भी फोर्स लग रहा है वो क्या है? वो एक तो प्रोडक्ट है मासेस का, उन ऑब्जेक्ट में जो मास है उसका तो प्रोडक्ट है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। इनवर्सली का मतलब क्या होता है? कि फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा।
अब हमने यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन लगाया था, इसको साइन को हटाने के लिए हमने क्या करा है, एक जी कांस्टेंट ले लिया, इसकी भी वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो जो कैपिटल एम लिया था वो एक ऑब्जेक्ट के लिए लिया, स्मॉल एम दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, मास के लिए, ठीक है। और डी हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, ठीक है जी। अब हमारा फॉर्मूला देखते हैं ये क्या हुआ यहाँ पर। तो फोर्स इज, हमने फर्स्ट लाइन में क्या पढ़ा था कि फोर्स क्या है, प्रोपोर्शनल है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के। सेकंड में हमने क्या पढ़ा कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस जो है इनके बीच में, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को एक साथ रखा हमने, ठीक है जी, रख लिया। दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एक साथ रख लिया हमने, सेकंड एक साथ रख लिया तो हमारा ये आया। अब इसको साइन को हटाएंगे तो ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ तक हमने सॉल्व करके देख लिया। इसके बाद क्या करेंगे कि अगर इसको इधर ले आए, अगर हम डी को यहाँ पर ले आए तो क्या ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, ये डिवाइड में यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है जी। हमारा इसके साथ एक लाइन में आ जाएगा। आगे हुआ क्या, अब हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन क्या आता है कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो ग्रेविटेशनल इस फोर्स की वैल्यू तो हमें दी गई होती है ना, हमें इसको पता है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा हमें याद करके रखनी है, वो है हमारी 6.673 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। ये इसकी यूनिट है ग्रेविटेशनल फोर्स की या ग्रेविटी की। तो इसको हमेशा याद रखेंगे, कांस्टेंट रहती है। तो क्या हुआ, हमारा एफ और डी स्क्वायर यहाँ पे आ गया था और जी एम इंटू एम। देखिए हमारी ऊपर वाली सिचुएशन क्या आई थी, ये। अब हमने क्या करा, जी हम इधर ले आए और डी स्क्वायर और एफ हमने यहाँ पे रखा और नीचे एम और एम, बस ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता। We know that there exists a force of attraction between any two objects. किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। Compute the value of this force between you and your friend sitting closely. अपने फ्रेंड और अपने बीच में इस फोर्स को निकालने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फॉर्मूला बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के बीच में और कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग में आपको क्या ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है मैग्नीट्यूड के साथ। तो आप फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना। बहुत सारे फिनोमिना यूनिवर्सल लॉ से हमें मिल जाते हैं, जैसे कि फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ। फोर्स क्या करता है, हम इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हम अर्थ से बाइंड रहते हैं, स्टिक रहते हैं, आराम से चल पाते हैं। और मून अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है, अर्थ के ऊपर नहीं गिरता वो। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है वहाँ पे भी फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे भी लगता है ना। यूनिवर्स में भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो सारे जो आपके प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और सन से क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है। द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, और जो टाइड्स आती हैं मून और सन की वजह से। तो ये हो गए उसके फिनोमिना, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। यहाँ पे हमने देखिए क्या निकलता है, ये मास ऑफ अर्थ दिया है, मून का हमें मास दे दिया है, ठीक है, और डिस्टेंस बता दिया है। तो सीधे सीधे सारी वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। ये देखिए कैसे किया, इसको एक बार देखते हैं। ये देखिए ये फॉर्मूला था हमारा, फोर्स इक्वल्स टू में ये जी कांस्टेंट की वैल्यू ये हमने ले ली है, और मास कितना दिया है एक ऑब्जेक्ट का, मास कितना है दूसरे ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अर्थ और मून, अपॉन में डिस्टेंस जो दिया था उसका स्क्वायर कर दो, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिराई जाए तो वो नीचे ही गिरेगी। उसकी स्पीड में मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकता है। स्पीड और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, आपने ऊपर से कोई भी चीज़ गिराई तो या तो जल्दी से गिर जाए या धीरे धीरे गिरे, मतलब स्पीड में बीच बीच में कहीं पे डिफरेंस आ सकता है। जैसे हवा रेजिस्ट करे या कुछ फैक्टर्स अगर अफेक्ट कर जाएं तो उनकी मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है। वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट। हमने क्या देखा कि अर्थ क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों हुआ था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन, वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर फ्री फॉल। जब कोई भी चीज़ ऊपर से गिराई जाती है और सिर्फ यही वाला फोर्स, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर वर्क करे तो हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट हो रहा है वो। इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। क्या जो ऊपर से सामान गिर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। While falling there is no change in the direction। जो चीज़ गिर रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन में तो कोई चेंज नहीं है, डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आएगा। बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन,
लेकिन जो हमारी अर्थ अट्रैक्ट कर रही है देयर विल बी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। लेकिन यहाँ क्या होगा, अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगी। एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मिलेगा और वेलोसिटी हमारी चेंज हो जाएगी, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। Whenever an object falls toward the earth, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिर रहा है, an acceleration is involved. This acceleration is due to the earth gravitational force. ये acceleration जो चेंज हो रहा है, ये जो लग रहा है, ये gravitational force के रिस्पेक्ट में है। Therefore, this acceleration is called the acceleration due to the gravitational force on the earth. तो ये जो acceleration है हम इसको क्या बोलेंगे कि ये acceleration लग रहा है due to gravitational force, अर्थ में जो gravitational force है उसकी वजह से। कैसे डिनोट करेंगे इसको, G से, और यूनिट क्या है, G है, सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन की होती है, और ये हो जाएगी उसकी यूनिट। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ एक्सेलरेशन। लेट द मास ऑफ द स्टोन इज एक्टिविटी जो 10.2 देखी थी उसका मास, वी ऑलरेडी नोट दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स डिनोटेड बाय जी। तो कोई ना कोई जो भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो हम लेंगे जी। एक्सेलरेशन तो हमें पता हो कि एक्सेलरेशन भी यूज हो रहा है वहाँ पर। Therefore the magnitude of gravitational force F। तो हमने क्या देखा था यहाँ पर कि जो हमारा एक्सेलरेशन लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा था, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, जी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमें फोर्स का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और ग्रेविटेशन फोर्स जो भी उस पर लग रहा है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ऊपर एक और फॉर्मूला देखा था फोर्स का, वो ये वाला, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, फोर्स इक्वल्स टू एम जी इक्वल्स टू में ये वाला पूरा फॉर्मूला लग दिया। अब एम से एम कट जाएगा और फिर हमारा ये वाला आंसर निकल जाएगा, सिंपल। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखेंगे, m क्या था, मास ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस था d, लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस d इन इक्वेशन 10.7 विल बी द इक्वल टू r रेडियस ऑफ द अर्थ। दस डिस्टेंस क्या कर दिया इन्होंने, रेडियस रख दिया, डिस्टेंस की जगह क्या कर दिया, रेडियस कर दिया। बाकी पूरा फॉर्मूला हमारा फिर से सेम आ गया, फिर से कट जाएगा और हमारा ये वाला फॉर्मूला निकल जाएगा। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, तो हमें क्या करना है, जो जी की वैल्यू उसको अगर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमारा ये दिया हुआ है, सारी चीज़ें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है, मास हमें पता है और रेडियस हमें पता है। तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें जब आप पुट करेंगे तो 9.8 मीटर सेकेंड ये हमारा इस जी की वैल्यू निकलेगी। तो इसको भी आप हमेशा याद रखेंगे, ये स्मॉल जी की वैल्यू निकली हमारी, हमेशा यही यूज़ होगी, तो आप इस वैल्यू को भी याद रखेंगे। Motion of an object under the influence of gravitational force to the earth. Let us do an activity, एक एक्टिविटी करके देखते हैं, to understand whether all object hollow और solid big और small will fall from height at the same rate। ये देखते हैं कि चाहे कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, भारी हो, हल्का हो, बड़ा हो, छोटा हो, जब हम उसे ऊपर से गिराएंगे तो क्या वो सेम रेट से नीचे गिरेगा। तो देखते हैं कैसे। तो फ्री फॉल वाले एक एक्टिविटी करनी है, यहाँ से वही लिखा है कि अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी गैलीलियो ने क्या किया था, डिफरेंट ऑब्जेक्ट से जो पिज़्ज़ा टावर है वहाँ से फेंका और ऑब्जर्व किया कि जो जी है, जब वो अर्थ के पास आए सारे ऑब्जेक्ट तो जी कांस्टेंट रहा। ऑल द इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम वैलिड विद एक्सेलरेशन ए रिप्लेस बाय जी। यहाँ पर हम ये 3 डेरिवेशंस पहले सॉल्व करके देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u एंड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v, टाइम रहेगा t वेलोसिटी एंड डिस्टेंस क्या रहेगा s। तो सारी चीज़ें हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन यहाँ पर करके देखते हैं हमारे। तो फर्स्ट है हमारा v इक्वल्स टू में u प्लस में at। क्या करना है, फर्स्ट वाला सॉल्व हमें ये करना है, v इक्वल्स टू में u प्लस में at। इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी वेलोसिटी, ये हमारी वेलोसिटी होगी यहाँ पे u वाली, मतलब इनिशियल वाली, y एक्सिस और एक्सिस बनाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा हमारा टाइम। अब एक्सेलरेशन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ये हो जाएगी हमारी पूरी क्या, ये हो जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। ये है u, ये है v, ये है टाइम। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट लेंगे a और एक, तो a ये होगी हमारी x एक्सिस और ये होगी हमारी y एक्सिस। ये हमारी वेलोसिटी इधर, ये हो जाएगा हमारा b, ये पूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी है, और ये हो जाएगा c पॉइंट और ये हो जाएगा हमारा d। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ से यहाँ तक की है u और पूरी यहाँ से यहाँ तक की है v। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से फर्स्ट डेरिवेशन होगा हमारा। जैसे हमें AO कितना है u है, उसी तरीके से इक्वल्स टू में DC भी कीजिए क्योंकि ये भी u होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे BC। तो BC हमारा क्या है v, पूरा v दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे BC इक्वल्स टू में BD प्लस DC लिख सकते हैं इसको, BD प्लस में DC, ये D है, P मत समझना है इसको। तो BC हमारा कितना है V और BD कितना है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें DC पता है, तो BD हम ऐसे लिख देंगे एंड DC हमारा कितना है U। नेक्स्ट करेंगे अब, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी यूज़ करना है। तो एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है जी। आगे देखते हैं, यहाँ पे लाइन डाल देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ये हमारी इनिशियल थी, चेंज इन वेलोसिटी क्या है v है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में ये हमारी पूरी BD, ये हमारी क्या है BD जो हमारी चेंज इन वेलोसिटी है, और अपॉन में आ जाएगा टाइम। तो ये A लिखा है, ये D नहीं है, एक्सेलरेशन का A। आगे देखेंगे तो अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो AT इक्वल्स टू में BD आ जाएगा, AT इक्वल्स टू में BD आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं इसको, अब क्या करेंगे, अब ये जो BD की वैल्यू हमें मिल गई है तो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो V इक्वल्स टू में AT प्लस में U, तो हमारा ये पूरी डेरिवेशन हो गई। सॉरी, इसको अच्छे से, ये हमारी डेरिवेशन सॉल्व हो गई। नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट डेरिवेशन है UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर। तो S इक्वल्स टू में UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर, ये हमें डेरिवेट करके दिखाना है इस बार। तो इसका डायग्राम दोबारा बनाएंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये है वेलोसिटी ये वाली पूरी, एंड ये है हमारा टाइम। तो ये है हमारा डायग्राम, ये हमारा पूरा V, ये हो जाएगा U और यहाँ पे आ जाएगा A, ये होगा O, ठीक है। डायग्राम ऐसे बनेगा, आप और थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा, बस समझ लीजिए जहाँ पे मैं लिखते जा रही हूँ। तो डिस्टेंस बताना, तो डिस्टेंस में क्या करेंगे, ट्रायंगल वाला प्लस कर देंगे और पूरा नीचे जो रेक्टेंगल है उसको प्लस कर देंगे। तो क्या बनेगा, ये क्या है हमारा, टोटल हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए ABD प्लस में AO प्लस में ADCO, ठीक है जी। अब फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है और रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, S। तो बेस इंटू हाइट क्या होगा, पुट कर दीजिए AD इंटू में BD प्लस में OC इंटू में OA। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि हाफ AD क्या है हमारा, टाइम है T, BD तो हमें पता ही नहीं है, चलिए BD ऐसे लिख देंगे, प्लस OC क्या है, OC हमारा टाइम और OA क्या है, U। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा ब्रैकेट बना के, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, इस तरीके से लिखिएगा। तो मैंने अभी ऐसे लिखा है, स्पेस की वजह से आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। A इक्वल्स टू में BD अपॉन में टाइम हो जाएगा। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आया था, जो पहले आया था वही आएगा, AT इक्वल्स टू में BD। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, BD की वैल्यू पुट कर देंगे। S इक्वल्स टू में हाफ सॉल्व करेंगे, तो हमने ये सॉल्व किया तो क्या होगा, हाफ BD की वैल्यू AT, T इधर से मल्टीप्लाई होगा AT स्क्वायर और ये हो जाएगा UT। तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी S इक्वल्स टू में UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक साइन गलत हो गया, तो इसको साइन को सही कीजिए। यहाँ पे आएगा U प्लस में UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमारे डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है, UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर। होप सो कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ रही हो। अगर नहीं आएगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर अलग से पेपर पेन पे करके या बोर्ड पे करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आता है हमारा थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे करके देखते हैं, थर्ड डेरिवेशन जो करनी है।
थर्ड डेरिवेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू में यू स्क्वायर प्लस में 2as। क्या सॉल्व करना है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू में यू स्क्वायर प्लस में 2as। तो इसका पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। तो इसी के नीचे बनाते हैं यहाँ पर डायग्राम। सेम वही बनेगा, वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा टाइम 0, सेम डायग्राम बनेगा तीनों के लिए। आप एक बार बना के तीनों साइड में डेरिवेट करके दिखा सकते हैं। ये है हमारा v और ये होगा u एंड ये हमारे टाइम हो गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले देखेंगे हम इसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कहाँ पे लगेगा, ए बी सी डी में। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू में हाइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड क्या, AO प्लस में OC, ये हमारी पैरेलल साइड है, अपॉन में 2 इंटू में OC। OC क्या है, हमारी हाइट है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा डिस्टेंस चल रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे। AO क्या है, हमारा U है। यहाँ पे OC नहीं, यहाँ पे BC आएगा। BC सम ऑफ पैरेलल साइड है ना, AO प्लस में BC, हाँ जी ये सही है। V अपॉन में 2T टाइम। छोटा सा यहाँ पे जो हमने पहले डेरिवेशन किया था, पहले वहाँ से कुछ हमें लेने की चीज़ें, तो वहाँ का हम यहाँ पे सॉल्व कर देखते हैं। फर्स्ट वाली हमारी इक्वेशन थी ना, v इक्वल्स टू में u प्लस 80। अगर हमें v माइनस यू करेंगे और 80 का छोड़ देंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे। और t हमें टाइम निकालना है ना इधर से, तो हम क्या करेंगे, v माइनस यू अपॉन में t। जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी v इक्वल्स टू में u प्लस 80, वहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। टाइम की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन में a। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a इधर छोड़ दीजिए, v माइनस यू। अब क्या करेंगे, अगर हमें a निकालना होगा तो क्या करेंगे, t की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू अपॉन में a। तो अब हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, मतलब t इधर लिख दीजिए, कुछ नहीं करना। हमने t की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ से t की वैल्यू हमारी निकल गई है। अब हम इसको ऐसे पुट कर देंगे, t इक्वल्स टू में v माइनस यू अपॉन में a। किधर भी लिख दो, बात तो एक ही है। तो हमारी यहाँ t की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए v प्लस यू अपॉन में 2, t की वैल्यू क्या निकली है, v माइनस यू अपॉन में a। चलिए आगे करके देखते हैं इसके आगे क्या होगा। तो s इक्वल्स टू में नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, आपने मैथ्स में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो सेम यहाँ पे हमारा लग जाएगा, कैसे जी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में हमारा क्या है, ये 2a है यहाँ पर, तो ये 2a हो जाएगा। तो अगर हमें v स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हम इधर छोड़ देंगे एंड u स्क्वायर प्लस में अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2as। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से डेरिवेशन सॉल्व हो गया। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने किस तरीके से डेरिवेशन किए थे। एक बार रिवाइज करते हैं तीनों को, ताकि एक अच्छा सा व्यू मिल जाए हमें। देखिए ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन था जो हमने सॉल्व करना था, v इक्वल्स टू में u प्लस में 80। ये हमारा ऐसे बनेगा यहाँ पर, हाँ ये हमारा डायग्राम। तो ये सारे हमने पॉइंट देख लिए। ये हमारा है इनिशियल वेलोसिटी, ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये है टाइम, तो ये भी टाइम। AO u है तो DC हमारा u है और BD हमारा पूरा v है। तो AO हमारा क्या है, ये हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी। AO DC हमारा u है, BC v है। तो हमें क्या करना है, BC निकालना है। तो BC कैसे निकालेंगे, पूरा निकालना है। हमें सिर्फ DC पता है, वो क्या है, u है। तो क्या करेंगे, DC और BD कर लेंगे। तो BD की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। BC v है, BD निकालना है, DC u है, इस तरीके से। एंड फिर क्या करेंगे, BD की वैल्यू निकाल लेंगे। BD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से। तो हमारी BD की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हमारा इस तरीके से डेरिवेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें करना था s इक्वल्स टू में ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पहले फॉर्मूले लगा दिए डिस्टेंस का टोटल निकालने के लिए, ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का। फॉर्मूले लगा के सारी वैल्यूज पुट करी और फिर हमारा लास्ट में ये निकल गया, सॉल्व हो गया। और यहाँ पर हमने वही सेम चीज़ जो एक्सक्लेरेशन के लिए यहाँ पे की थी ना, वही सेम चीज़ फॉर्मूला लिख के अपना BD निकाल लेंगे यहाँ से भी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला क्या किया था हमने। तो थर्ड वाले में हमने ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया था। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाने के बाद अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी v इक्वल्स टू में u प्लस में 80, वहाँ से क्या किया था, t की वैल्यू निकाल ली थी एंड हमारा ये पूरा सॉल्व हो गया था। कहीं पे अगर किसी को भी दिक्कत आती है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको ये देखिए फर्स्ट वाला डेरिवेशन से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए हमें पता होता है, टी क्या है, यू क्या है, वी क्या है, सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन हो वो आप डाल के सॉल्व करेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता होता है, जी की वैल्यू हमें पता होती है हमेशा।
अब देखते हैं मास क्या होता है और वेट क्या होता है। वी हैव लर्न इन प्रीवियस चैप्टर, हमने पहले वाले चैप्टर में देखा दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा वो उसका इनर्शिया क्या है, और इनर्शिया क्या था कि वो जो भी नेक्स्ट मोशन में आने के लिए क्या कर रहा था, रेजिस्ट कर रहा था। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास, हमने ये देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ग्रेटर है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट है बॉल और ये है हमारी ब्रिक। हमने कुछ इस तरीके के एग्जांपल देखे थे ना इसमें कि अगर हम बॉल को पुश करेंगे तो इजीली पुश हो जाएगी, लेकिन अगर हम ईंट को करेंगे, ब्रिक को करेंगे, वो नहीं होगी, चोट लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका मास में डिफरेंस है ना, मास में डिफरेंस है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया क्या था हमारा, इनर्शिया हमारा ये था कि कोई भी अगर चीज़ है वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, स्टेट में है तो स्टेट में रहना चाहती है। अगर उसकी स्टेट को अगर आप चेंज कर रहे हो, अगर रेस्ट से मोशन में ला रहे हो, मोशन से रेस्ट में ला रहे हो, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही आपको क्या फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है। इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून और इवन आउटर स्पेस। तो इट रिमेन्स द सेम, क्या इनर्शिया सेम होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे है, मून पे है। Thus the mass of a object is constant and does not change from place to place। तो अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। आप चाहे मून पे चले जाएं, पानी के अंदर चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन जो हमारा वेट है वो हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे जी? तो वेट होता क्या है उसके लिए हमें ये जानना होगा। तो वेट होता है अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एंड दिस फोर्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो फोर्स अर्थ लगा रही है उस ऑब्जेक्ट पे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मास है, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जी। तो हमारा वेट क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी अर्थ हमारा फोर्स लगा रही है वो डिपेंड करेगा उसके मास पे और जो एक्सेलरेशन है उस पे। तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट वो होता है इज द फोर्स विद विच इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड द अर्थ। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर उसके ऊपर जो अर्थ का किस रेट से फोर्स लग रहा है, तो हम इसमें बता देंगे कि ये उसका क्या वेट है। अब क्या होगा, कोई चीज़ हल्की है, कोई चीज़ ज़्यादा है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उस पे फोर्स अर्थ का ज़्यादा लगेगा, जिसका कम है उस पे कम लगेगा। देखिए फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, तो हम जी ले लेंगे, हमने पहले भी देखा था। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, वेट निकाल रहे हैं। तो वेट हो या फोर्स हो, क्यों, फोर्स हमारे किस पे लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, उसमें जितना वेट है उतना। तो हमने क्या करा, W इक्वल्स टू में m इंटू में g, और g की वैल्यू हमेशा पता होती है, ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, न्यूटन। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है, वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया है कि जो वेट है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ बताता है। तो ये क्या है हमारी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके अंदर दोनों चीज़ बताएंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जिसके अंदर सिर्फ हमारी एक चीज़ बताते हैं वो हमारी स्केलर क्वांटिटी, हम पहले अपने चैप्टर्स में ही देख चुके हैं। ठीक है। तो therefore at a given place the weight of an object is directly proportional to the mass। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, उसके मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, ऑब्जेक्ट के, है ना। तो it is due to this reason that a given place we can use the weight of an object as a measure of its mass। तो हम क्या करेंगे, हम वेट को यूज कर सकते हैं मास मेजर करने के लिए। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। द मास ऑफ एन अर्थ रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। मतलब जो मास है वो हर जगह कैसे रहेगा, सेम रहेगा, चाहे अर्थ हो चाहे कोई भी प्लैनेट हो। अब देखते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। मून के ऊपर वेट के साथ क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता नहीं है वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या देखा, वेट का मतलब क्या था कि अर्थ क्या करिए, जो किस फोर्स से, किस रेट ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट करे उस ऑब्जेक्ट को, ये हमारा वेट था। इन द सेम वे द वेट ऑफ, अब मून पे देखेंगे तो मून पे क्या होगा, मून पे तो कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो द मास ऑफ मून इज लेस देन द अर्थ। तो हम क्या देखेंगे, मून पे लेस हो जाएगा और अर्थ पे क्या है, ज्यादा हो जाएगा। ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसकी वजह से मून क्या करेगा,
अर्थ से कम अट्रैक्शन फोर्स कॉज करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हवा में उड़ते रहते हैं सब लोग। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी m, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास आपने स्मॉल m कर लिया। अब ये क्या था, वेट ऑन द मून, लेट द मास ऑफ द मून बी m, तो कैपिटल M से हमने क्या ले लिया, कैपिटल M से हमने मून का मास ले लिया, और W से हमने वेट ले लिया, और छोटा वाला m क्या था हमारा मास है, और r क्या हमारी रेडियस है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हमारा g है, ये ना, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मून के ऊपर क्या निकाल रहे हैं, वेट निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, वेट इक्वल्स टू में हमने यहाँ पे g आया, कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे पहले प्रोपोर्शनल का साइन था, वो हटाया तो g आया। अब क्या करेंगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, हमने क्या देखा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस हमारा बाद में क्या हो गया था, रेडियस हो गया था। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल आएगा। आगे देखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला आया। इसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी कि m की वैल्यू हमारी ये थी, स्मॉल m हमारा पता नहीं है अभी, और हमें क्या निकालना है अभी, r की रेडियस हमें दे रखी है, ठीक है। हमें सारी चीज दे रखी है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपली इसको पुट करके आपको आपकी वैल्यू निकालनी है बस। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इतना आ जाएगा। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के ऊपर 6 है तो मून पे जाके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/6 है मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट। तो यहाँ से हो गया हमारा ये सॉल्व। तो ये है हमारा छोटा सा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके देखिएगा जरूर। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट, तो इजी सा क्वेश्चन है, ये भी कर लेंगे, और ये हमने अभी देखा है। थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है, हैव यू एवर वंडर व्हाई अ कैमल कैन रन इजिली इन डेजर्ट, क्या आपने कभी देखा है कि इजिली जो डेजर्ट होता है वहाँ पे कैमल किस लिए वॉक और रन कर पाते हैं। व्हाई एन आर्मी टैंक वेटिंग मोर देन 1000 टन रेस्ट अपॉन अ कंटिन्यूअस चेन, किस तरीके से 1000 टन ऑफ वेट कैसे जो आर्मी के जो टैंक होते हैं किस तरीके से खींच लेते हैं। वाई अ ट्रक और अ मोटर बस हैज अ वाइडर टायर, कि मोटर बस है या फिर कोई भी बड़ा सा ट्रक है उसके इतने चौड़े चौड़े टायर क्यों होते हैं। वाई कटिंग टूल हैव अ शार्प एज, कि कोई भी कटिंग टूल है उसके शार्प एजेस क्यों होते हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द फिनोमेना, हम कुछ चीजें देखेंगे इन सारे क्वेश्चंस को जानने के लिए। वो क्या है, देखिए, इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस the concept of the net force in a particular area या particular direction and the force per unit area acting on an object is concerned। तो हम क्या देखेंगे, thrust क्या होता है, thrust होता है कि आप कितना फोर्स कितनी जगह पर लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड पे एक छोटी सी पिन यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं ना, तो आपने क्या करा, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट ही तो है जो इस अंदर जाएगा, तो आपने क्या करा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने इतने एरिया में क्या करा है, प्रेशर लगाया है। छोटा एरिया होगा तो फोर्स कैसा होगा, अब वो देखेंगे ज्यादा होगा कम होगा, लेकिन यहाँ पे थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट जानते हैं कि किसी भी कोई भी जो आपका नेट फोर्स लग रहा है किसी एक डायरेक्शन में लग रहा है उसको बोलते हैं थ्रस्ट, और कितने एरिया पे लग रहा है आपका वो फोर्स, वो होगा प्रेशर हमारा। ठीक है, दोबारा से देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी डायरेक्शन में आप कितना फोर्स लगा रहे हैं सिंपली। तो इसका मतलब और ढंग से समझने के लिए, जैसे कि ये आपको पोस्टर लगा रहे होते हैं, आप कभी पोस्टर देखे होंगे आपने लगाते हुए। टू डू दिस टास्क यू विल हैव टू प्रेस ड्राइंग पिन, आपको क्या करना होता है, ड्राइंग पिन को प्रेस करना होता है। यहाँ पर यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑन द हेड ऑफ पिन, तो आप कहाँ फोर्स अप्लाई करते हो, जो हेड होता है पिन का उसके ऊपर। दिस फोर्स इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड, तो ये पिन कैसी है, वो जो सरफेस है बोर्ड का उससे परपेंडिकुलर है। तो दिस फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्मॉलर एरिया, आप क्या देख रहे हो कि फोर्स कितने कम एरिया पे क्या अप्लाई कर रहे हैं आप, एट द टिप ऑफ द पिन, कि पिन की जो एरिया था सिर्फ उतनी जगह पे आपने क्या करा, फोर्स अप्लाई किया। एरिया कैसा था, कम था। अब और अच्छे समझने के लिए सिचुएशन सेकंड देखते हैं कि आप लूज सैंड पे खड़े हैं एंड आप देखेंगे कि आपके जो फीट है वो अंदर जाते जाएंगे। नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड, अब उस सैंड पे लेट जाइए, तो आप क्या देखेंगे कि आपकी जो बॉडी है ना वो सैंड के अंदर नहीं जा रही। अब बोथ द केसेस में हुआ क्या कि पहले आपके पैरों पे, सिर्फ पैरों पे पूरा फोर्स लगा था जिसकी वजह से आप जमीन के अंदर जाने लगे थे। अब आप लेट गए तो वो जो सारा फोर्स था वो ब्रॉड एरिया पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसकी वजह से एरिया ज्यादा हुआ, फोर्स चारों तरफ थोड़ा सा जो भी फोर्स था वो सारे एरिया पे अप्लाई हो गया, जिसकी वजह से आप सैंड के अंदर नहीं जाएंगे। उसी तरीके से कैमल के भी क्या होता है, पैर चौड़े होते हैं, इसीलिए जो आपके टायर्स हैं चौड़े चौड़े होते हैं ताकि जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा एरिया पे लगे। ठीक है, यू हैव लर्न दैट वेट इज द फोर्स, हमने क्या देखा, वेट क्या था, फोर्स था जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा था। इफ द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड, तो आप खड़े थे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सैंड क्या परपेंडिकुलर थे, तो फोर्स क्या हो रहा था उस वक्त
द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट। तो हमने ये भी देख लिया कि हमारा क्या होगा, किसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है स्पेसिफिक एरिया पे, थ्रस्ट हो जाएगा। व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, जब आप लूज सैंड पे खड़े थे, दैट इज द वेट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिंग ऑन द एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ योर फीट। तो क्या था, ये सैंड था, ये आपके फीट थे, तो परपेंडिकुलर, तो आपके फीट का, आपकी बॉडी का जितना फोर्स था वो आपके फीट पे आ गया, जो सैंड पे सिर्फ इतने से एरिया में लगा। जब आप लेट गए, सेम फोर्स क्या हो गया, पूरे एरिया में इक्वली डिवाइड हो गया, तो पूरी बॉडी पे फोर्स हो गया, विच इज लार्जर देन द एरिया ऑफ द फीट, जो कि आपके फीट से एरिया ज्यादा था आपकी पूरी बॉडी का जो कवर किया आपने उस सैंड के ऊपर। दस द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट। इन द अबव केसेस थ्रस्ट इज सेम। हमने क्या देखा, थ्रस्ट सेम रहेगा और फोर्स क्या हो गया, चेंज हो गया। फोर्स कैसे हो गया, चेंज हो गया। चेंज कैसे हो गया, पहले आप खड़े थे, फिर आप लेट गए, तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट इफेक्ट्स आर डिफरेंट, लेकिन इफेक्ट क्या होंगे, सेम। तो तीन चीज याद रखिएगा, थ्रस्ट सेम रहेगा, फोर्स चेंज हो जाएगा, इफेक्ट्स भी डिफरेंट होंगे। तो तीन चीज हमने पढ़ी। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो थ्रस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि कितने एरिया पे वो लग रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू में थ्रस्ट अपॉन में एरिया। ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल भी बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे पास्कल, उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया, तो उनके नाम से भी इसकी यूनिट रख दी गई है। तो ये कुछ एग्जांपल और पॉइंट दिए गए हैं आपको, क्वेश्चंस इनको सॉल्व करके देखिए। अब वो नाइफ वाला जो एग्जांपल था वो भी दिया हुआ आंसर। द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल एरिया एक्सर्ट लार्ज प्रेशर। अगर एरिया कम है, कम एरिया पे अगर जब फोर्स लगा रहे हैं आप, तो प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, आपको प्रेशर ज्यादा लगाना होगा। एंड द स्मॉलर प्रेशर, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। तो इसको आप वाइस वर्सा कर लेना, समझ में आएगा कैसे। स्मॉलर प्रेशर लगेगा लार्ज एरिया पे और लार्ज प्रेशर लगेगा स्मॉल एरिया पे। दिस इज द रीजन वाई नेल हैज पॉइंटेड टिप। इसलिए नेल की जो टिप होती है पॉइंटेड होती है, ठीक है, और नाइफ्स के एजेस शार्प होते हैं, ताकि आपको फोर्स कम लगाना पड़े, प्रेशर कम लगाना पड़े। नेक्स्ट क्या है, प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब देखेंगे कि फ्लूइड्स के अंदर भी क्या कोई प्रेशर लगता है। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड। जितने भी लिक्विड है, गैसेज है, वो क्या है, फ्लूइड है। ए सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। तो हमने क्या देखा, सॉलिड क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं उनके वेट के अकॉर्डिंग। सिमिलरली फ्लूइड हैव वेट, तो फ्लूइड के अंदर भी क्या वेट होता है। एंड दे आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, वो भी क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द बेस एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जैसे कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड रखा है इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर, या फिर कोई आपके घर में जो सिलेंडर है उसके अंदर बहुत सारी गैस फिल है, तो उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स एकदम प्रेशर से फिल किए जाते हैं। अब उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, इस कंटेनर की जो ये वॉल्स हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे। तो जैसे कि आपकी कोक की बॉटल होती है, एकदम से जब खोलते कितने प्रेशर से निकलती है ना, तो इससे आप जान सकते हैं किस तरीके से उसमें प्रेशर चारों तरफ अप्लाई होता है। तो इसी को हम बायोंसी बोलते हैं। हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल एंड फेल्ट लाइटर। क्या कभी आपने स्विमिंग की है पूल में और आपको कभी हल्का हल्का फील हुआ है पूल में जाने के बाद। हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल एंड फेल्ट दैट बकेट ऑफ वाटर इज हैवी। कभी आपने कुएं से पानी निकाला है, आपको ऐसा फील हुआ है कि जब उस बाल्टी में पानी भर गया तो वो हैवी हो गई। हैव यू एवर वंडर वाई अ शिप मेड। आपने कभी सोचा है कि शिप आयरन और स्टील से बनाया जाता है और वो सी में कभी डूबता नहीं है। वाइल द सेम अमाउंट ऑफ आयरन स्टील इन द फॉर्म ऑफ अ शीट वुड सिंक। लेकिन अगर आप कम पानी में अगर वही एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो वो डूब जाता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, हम कैसे आंसर कर सकते हैं, बायोंसी की वजह से। तो समझ के देखते हैं बायोंसी क्या होता है। ये एक्टिविटी है खाली बॉटल के साथ आपको करनी है, कि अगर आप खाली बॉटल को क्या करेंगे, पानी के अंदर डुबोने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही आप उसमें डुबोने की कोशिश करेंगे, जितनी जगह का पानी उस बॉटल ने हटाया उतना ही प्रेशर उसके ऊपर लगेगा वाटर में से और वो उछल के एकदम से ऊपर आ जाएगी। तो यही होती है हमारी बायोंसी, कि जितना भी उस ऑब्जेक्ट ने पानी हटाया उतना ही उसके ऊपर फोर्स लगा, जिसकी वजह से एकदम से वो ऊपर आ जाती है। तो द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द अर्थ एक्ट्स ऑन बॉटल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कि जब आपने बॉटल को नीचे करने की कोशिश की तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, उस पर नीचे जाने लगी वो, सो दैट बॉटल इज पुल डाउनवर्ड। तो आपने क्या देखा, बॉटल नीचे की तरफ हुई, बट द वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। तो बॉटल के ऊपर वाटर ने क्या करा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, दस द बॉटल इज पुश्ड अपवर्ड। तो आप क्या देखेंगे, बॉटल एकदम से ऊपर आ जाएगी। वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। तो हमने क्या देखा था, ग्रेविटेशन कैसे वर्क कर रहा था, कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना वेट है। व्हेन द बॉटल इज इमर्ज, जब आपकी बॉटल डूब गई, the upward force exerted by water on the bottle is greater than its weight। तो क्या हुआ, जो वाटर से जो प्रेशर लगा उस बॉटल के ऊपर वो बॉटल के वेट से ज्यादा था, इस वजह से वो ऊपर आ गया। टू कीप द बॉटल कम्प्लीटली इमर्स्ड, अगर आपको उसको डुबा के रखना है, द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल ड्यू टू वाटर मस्ट बी बैलेंस। तो क्या होना चाहिए कि जो
नीचे से फोर्स लग रहा है वाटर में से जो आप ऊपर से लगा रहे हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो आप नीचे धक्का दे रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए, तभी वो आपकी बॉटल उसमें डूबी रहेगी। दिस कैन बी अचीव बाय एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, जब उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप एक्सटर्नली फोर्स लगाएंगे उस बॉटल के ऊपर, तभी तो वो डूब के रहेगी। दिस फोर्स मस्ट एटलीस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्स आपका क्या इक्वल हो सकता है, किस चीज़ के, जो डिफरेंस था अपवर्ड फोर्स में और बॉटल के वेट में। The upward force exerted by the water on the bottle is known as upthrust force। जो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा था, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा था वो क्या होगा, अपथ्रस्ट होगा, या उसको आप क्या बोलेंगे, बायएंट फोर्स। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। अपने पॉइंट क्या होता है कि जो भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में जब डुबोने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वाटर की तरफ से वो होता है बायएंट फोर्स। इनफैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स ऑफ बायएंसी व्हेन दे इमर्स इन अ फ्लूइड। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जब वो कभी भी किसी भी फ्लूइड में इमर्स करने की कोशिश करते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट क्या फील करते हैं कि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ धक्का लगाया जा रहा है नीचे से, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब होता क्या है कि क्या सारे जो फ्लूइड्स हैं वो एक ही रेट में इमर्स करते हैं, एक ही उनका बायएंसी जो फोर्स है वो एक ही होता है? जी नहीं, ये डिपेंड करता है वो जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर की या उस फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगा, ठीक है। अगर वाटर या फिर वो जो भी फ्लूइड आप यूज़ करें किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबोने के लिए, अगर वो ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का अगर कम है तो आपका ऑब्जेक्ट तैरने लगेगा। अब यहाँ पे ये लिखा है वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट, क्यों ऑब्जेक्ट ऊपर तैरते हैं, क्यों सिंक हो जाते हैं नीचे, है ना। तो जैसे कि आपने एक बीकर में पानी लिया और उसमें आयरन नेल डाली तो वो नीचे डूब गई, ऐसा क्यों हुआ? द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। पहले तो क्या हुआ कि नीचे की तरफ जब वो गिरी तो अट्रैक्शन फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे हो गई। देयर इज एन अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल। अपथ्रस्ट फोर्स भी तो लगेगा उसके ऊपर, ठीक है जी, विच पुशेस इट अपवर्ड, जो क्या करेगा उसे ऊपर की तरफ धक्का देगा, उस नेल की बात हो रही है। लेकिन डाउनवर्ड फोर्स जो एक्ट हो रहा था उसके ऊपर वो ज़्यादा था और अपथ्रस्ट क्या था, कम था, जिसकी वजह से वो नेल डूब गई। तो हुआ क्या, आंसर क्या हुआ हमारा? इसका आंसर ये हुआ कि कोई भी चीज़ हमारी जब तक फ्लोट करती है जब उसके ऊपर अपथ्रस्ट का फोर्स क्या हो, ज़्यादा हो, और ग्रेविटेशनल का फोर्स कम हो, ठीक है। अपथ्रस्ट का फोर्स ज़्यादा हो, जैसे कॉक थी, इसकी डेंसिटी कम थी वाटर से, अपथ्रस्ट फोर्स जो इसके ऊपर लगा वो ज़्यादा था, और इसका खुद का जो वेट था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे वेट के अकॉर्डिंग लगता है, मास के अकॉर्डिंग लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कैसा था, वो कम था। अब थ्रस्ट फोर्स की वजह से तैरने लग जाएगी। तो फिर से एक एक्टिविटी है कॉक के और आयरन नेल की जो आपने करके देखी ऊपर। द कॉक फ्लोट वाइल द नेल सिंक। आपने क्या देखेंगे कि कॉक फ्लोट करेगी ऊपर, नेल सिंक कर जाएगी। ऐसा क्यों होएगा? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी, क्योंकि उनकी डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। द डेंसिटी ऑफ अ कॉक इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसकी वजह से आपकी कॉक तैरेगी और डूबेगी नहीं, और आपकी जो नेल है वो डूब जाएगी। सेम लिखा हुआ है यहाँ पर। व्हाई डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग स्ट्रैप मेड ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। हमें बैग को होल्ड करना डिफिकल्ट क्यों होता है अगर उसकी स्ट्रैप पतली हो तो? क्योंकि जो जितना भी फोर्स है वो पतली से कम एरिया में लग रहा होता है, ठीक है। स्ट्रैप अगर बैग की स्ट्रैप अगर चौड़ी होगी तो जो फोर्स होगा, जो एरिया होगा वो ज़्यादा कवर करेगा, इस वजह से। बायएंसी का मतलब क्या होता है, क्यों कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक कर जाता है, तीनों क्वेश्चन हम अभी देख कर आए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप एक एक्टिविटी करेंगे कि एक कोई भी थ्रेड ले लिया आपने, पत्थर बांध दिया, जैसे कि आप धीरे धीरे उस स्टोन को पानी के अंदर डालना शुरू करेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो पहले इस स्ट्रिंग की जो लेंथ थी पानी में जाते ही वो कम हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऊपर भी तो फोर्स लगा था, है ना, इस वजह से। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। You will find the elongation of the string on the reading of the balance decrease as the stone gradually lowered in the water। आप क्या देखेंगे, पानी के बाहर जो elongated string थी उसकी लेंथ में डिफरेंस आ जाएगा जब वो पानी के अंदर डूब जाएगा। However, no further change is observed once the stone gets fully immersed in the water। लेकिन जब आपका वो स्टोन पूरी की पूरी तरह जब पानी में डूब जाएगा तो उसमें उसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा, बस एक बार ही क्या होगा, आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें चेंज होगा। What do you infer from the decrease in the extension? आपने यहाँ से क्या सीखा कि जो स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो डिक्रीज होगी। कैसे होगी वो जानते हैं। We know that the elongation produced in the string or a spring balance is due the weight of the stone। हमने देखा कि elongation जो हो रहा था, यहाँ पर ये जो इलोंगेशन हो रहा था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्टोन बंधा होता जिसकी वजह से वो नीचे खिंच रहा था धागा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। Since the extension decrease, अब ये एक्सटेंशन पानी में जाते क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। It means the some force acts on the stone upward direction, कि स्टोन के ऊपर कुछ ना कुछ
पानी में अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से उस स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो कम हो गई, इलॉन्गेशन जो थी वो कम हो गई। तो हमने यही तो देखा, इसको क्या बोलते हैं, बायंसी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी अगर पानी के अंदर जा रही है तो क्या एक्सपीरियंस कर रही है, क्या मैग्नीट्यूड का बायंट फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रही है। क्या सारे फ्लूइड्स में सेम होगा, तो हमने क्या देखा, नहीं जी, सारे फ्लूइड्स में तो सेम नहीं होगा, क्योंकि आर्किमिडीज क्या कहते हैं इसके लिए, आर्किमिडीज ये बोलते हैं व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी पूरी तरीके से या धीरे धीरे पानी में जब जाना शुरू करेगी तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी कि पानी के अंदर से उसके ऊपर कोई ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई फर्दर डिक्रीज। अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो किस तरीके से डिक्रीज और इंक्रीज हुआ था इलॉन्गेशन किसका, स्ट्रिंग का। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की और भी एप्लीकेशंस है, वो कहाँ यूज होता है, शिप्स को डिजाइन करने में, सबमरीन्स को डिजाइन करने में, लोकोमीटर्स में। क्या करते हैं लोकोमीटर, डिटरमाइन करते हैं किसी भी मिल्क के सैंपल को, और हाइड्रोमीटर्स में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है एंड उसका यूज कहाँ होता है। यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg। मान लीजिए आपका मास क्या है, 42 kg है, वेट मशीन पे आपने नापा है। इज योर मास मोर और लेस देन 40 kg। क्या आपका मास 42 से कम होगा या ज्यादा होगा, बताएंगे। यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन, आपके पास कॉटन का बैग है, एंड आयरन बार, और एक क्या आयरन बार है, ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg। दोनों ने क्या इंडिकेट किया है कि उनका मास 100 किलो है। व्हेन मेजर्ड ऑन अ वेट मशीन, जब आप वेट मशीन पर उनको तोला, इन रियलिटी वन इज हायर देन द अदर। लेकिन रियलिटी में क्या था, आयरन वाला ज्यादा हैवी था और कॉटन वाला तो हल्का था। कैन यू से विच वन इज हैवियर। क्या आप बता सकते हैं कौन सा हैवी और क्यों हैवी है। तो यहाँ पर आप मास और वेट वाला फॉर्मूला बताएंगे। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि जो उसका मास है पर यूनिट वॉल्यूम पे वो कितना है। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम। यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स द सेम। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर स्पेसिफिक कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपको बता रखी है तो वो सेम रहेगी, उस कंडीशन में चेंज नहीं होगी, ठीक है। Therefore, the density of a substance is one of its characteristic property। तो क्या होगा, डेंसिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंसेस, और अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग डेंसिटी हो सकती है। जैसे कि गोल्ड की डेंसिटी आपको ये दे रखी है, वाटर की डेंसिटी ये है। द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सैंपल्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन इट्स प्योरिटी। तो क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी पता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका प्योरिटी चेक कर सकते हैं, वो कितना प्योर है कितना नहीं है। कैसे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल था उसकी हेल्प से। कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक किंग थे और उनको बोला गया था कि उनको कुछ बना के दिया किसी ने सोने का कुछ गिफ्ट में। तो आर्किमिडीज से बोला गया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ना कुछ इन्होंने घपला करा है, ये प्योर गोल्ड नहीं है। तो आर्किमिडीज ने क्या करा, बहुत सारे मेटल्स लिए, उनकी रिलेटिव डेंसिटी निकाल के देखी, एंड उनको क्या करा, फिर पानी वाली जो एक्टिविटी थी उससे करके देखा। तो फोर्स जितना लग रहा था, फोर्स कैसे लग रहा था, डेंसिटी के हिसाब से लग रहा था, बैंड फोर्स। तो उसके हिसाब से उन्होंने बता दिया कि इसमें कुछ ना कुछ क्या है, प्योर नहीं है ये सब्सटेंस। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द वाटर। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो वाटर के रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे, ठीक है। ये तो देखा हमने। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ऊपर लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे लिखेंगे, और आपकी रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगी। इसकी कोई यूनिट नहीं है, और रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी। तो एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है आपका सिल्वर और ये वाटर, इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेंगे सिल्वर की, तो ये आ जाएगी। तो अब हो गया हमारा ये चैप्टर ख़त्म। तो ये है आपकी क्विक समरी जो आपको देखनी है, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से एक बार क्विक रिवीजन मिल सके। और कोई भी डाउट अगर किसी टॉपिक में आया है तो आप बता सकते हैं, हम पर्टिकुलर उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना लेंगे जिससे आपको सब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चंस। इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशन फोर्स बताना दो ऑब्जेक्ट के बीच का, जिसका जो डिस्टेंस है या फिर रेडियस है वो कर दिया हाफ। तो फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे जगह मिलती है वहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फॉर्मूला क्या था हमारा, F इक्वल्स टू में G, दो ऑब्जेक्ट का हमारा मास है तो क्या होगा m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, ये था, ठीक है जी। अब हाफ करना है तो कैसे करेंगे, F इक्वल्स टू में G m1 m2 का, और यहाँ पर क्या है जो हमारा r स्क्वायर था वो लिख दिया। अब हाफ करा तो रेडियस कितना होगा 1/2 हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। F इक्वल्स टू में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, आप करेंगे यहाँ पर 4
ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू हमें पता है, आप कर देंगे r/2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा F=4F। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, कि सारे ऑब्जेक्ट पे क्या ग्रेविटेशन फोर्स लगता है एक प्रोपोर्शन में, उनके मासेस के प्रोपोर्शन में, ठीक है। वाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट, कि कोई भी अगर भारी ऑब्जेक्ट है वो तेज़ी से क्यों नहीं गिर जाता लाइटर ऑब्जेक्ट से पहले, मतलब वो क्यों नहीं गिर जाता। तो इसका रीज़न दे दीजिएगा। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नीट्यूड क्या होता है फोर्स का, जब अर्थ का बता रखा है फोर्स सरफेस का बताना, और आपको मास कितना लेना है अर्थ का वो बता रखा है, रेडियस बता रखी है, तो आप सॉल्व कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मूला लगेगा यही वाला, यहाँ पे जी की वैल्यू लिख देना, मास की वैल्यू, रेडियस हमें दे रखा है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कोई भी अगर दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने क्या देखा, अर्थ और मून एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है बीच में। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून, क्या अर्थ अट्रैक्ट कर सकती है मून को विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम ऑफ द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ, या फिर मून अट्रैक्ट कर ले, ऐसा हो सकता है। वाई एंड, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला बता देंगे, यहाँ पे आप वो एग्जांपल दीजिएगा जो हमने एप्पल और अर्थ का किया था। इफ द मून अट्रैक्ट्स अर्थ, अगर मून क्या करे अर्थ को अट्रैक्ट कर ले, वाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, तो अर्थ क्यों नहीं मूव करेगी मून की तरफ को, क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो वर्क करता है, ठीक है, और फिर उनका मास भार में डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। व्हाट हैपन्स टू द फोर्स के साथ क्या होगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, कि मास क्या है किसी ऑब्जेक्ट का डबल हो जाएगा, डिस्टेंस जो है उन ऑब्जेक्ट के बीच में वो डबल या ट्रिपल हो जाए, या फिर द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, मास जो है दोनों ऑब्जेक्ट का वो डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला, कि क्या होगा, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा आपका G m1/m2/2r। तो जैसे हमारा ये हुआ ना, यहाँ पर डबल हो गया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन में, ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन का हमारा 2f निकलेगा। सेकंड वाले करके देखते हैं, डबल और ट्रिपल वाला केस, तो सेकंड वाला यहीं पे कर देते हैं। फॉर्मूला यही होगा हमारा, F में G m1m2/2r का स्क्वायर, डबल और ट्रिपल करना है ना हमें, तो 1/4 इक्वल्स टू में रखिएगा इसको, ब्रैकेट में G m1m2r, तो आंसर आपका यहाँ से निकलेगा F/4। और ट्रिपल वाली कंडीशन में जब निकालेंगे हम, ये डबल वाली कंडीशन में था, ट्रिपल वाली कंडीशन में निकालेंगे तो फॉर्मूला यही लगेगा। यहाँ पर आप करेंगे ट्रिपल वाली सिचुएशन में 9Q करा, 3 × 3 9, 2 2 जा 4, यहाँ पे इसलिए 4 किया था, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, F9 आ जाएगा। सिंपली बस ऐसे सॉल्व करके लिखोगे आप, पूरा प्रोसेस यही, ठीक है। अब है थर्ड वाला पॉइंट, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट आर डबल, कि मास क्या कर दिया, डबल कर दिया है। तो मास अगर डबल करेंगे तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, m1/2m2/r², इसका 4f करके कुछ आंसर आ जाएगा, बस खत्म। अब है इंपॉर्टेंस बता देनी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल की, फ्री फॉल एक्सप्रेशन बता देना है, डेफिनेशन देनी, बस चैप्टर में से कर लेंगे आप ये। What do we call the gravitational force between the earth and object, ये भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो 10 क्वेश्चन करके देखते हैं। तो 10 क्वेश्चन में आप ये लिखेंगे W में mg वाला जो हमने पॉइंट किया था वही सॉल्व करना है आपको। इसमें अमित ने कुछ ग्राम गोल्ड खरीदा है, ठीक है, और ही हैंड ओवर द सेम व्हेन ही मेट्स हिम टू द इक्वेटर। अच्छा, एक केस और आएगा हमारे चैप्टर में कि हमारी जो अर्थ है ये वाला पॉइंट होता है इक्वेटर, ये होते हैं हमारे पोल्स। तो हमने क्या देखा था कि हमारा जो अर्थ है इक्वेटर से ज़्यादा एरिया होता है, पोल से हमारी धंसी हुई होती है। तो अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अलग अलग सरफेस जो है हमारी अर्थ का, वहाँ पे वेरी करेगा, वेट, मास, भार ना, सब कुछ वेरी करेगा। क्यों, क्योंकि पोल्स पे हमारा धंसा होता है और इक्वेटर पे ज़्यादा हमारा एरिया होता है। मतलब इक्वेटर का जो एरिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ पोल्स वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस रिस्पेक्ट में आप ये वाला आंसर बता देंगे, उस रिस्पेक्ट में आप ये वाला आंसर बता देंगे। नेक्स्ट है, वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर दैन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल, कि एक शीट ऑफ पेपर है वो धीरे धीरे क्यों जाता है जबकि एक बॉल तेजी से निकल जाएगी। तो इसका आंसर यही होगा कि जो आपका शीट ऑफ पेपर है उसका एरिया ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंट भी उसको ज़्यादा झेलना पड़ेगा जब वो नीचे आएगा, इस वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है सरफेस ऑफ मून 1/6 जो हमने देखा था। स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, व्हाट इज द वेट ऑफ न्यूटन्स 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो 10 किलो का एक ऑब्जेक्ट है, उसका आपको वेट बताना है मून पे और अर्थ पे। तो 12 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो जी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में ग्रेविटी। तो मास कितना दिया है हमें, मून पे मास कितना होता है, जीएम कितना होता है 1/6 ऑफ अर्थ, यही होता है ना मून पे। अब क्या करेंगे, तो वेट निकालेंगे मून का किस तरीके से, मास जीएम इक्वल्स टू मास इंटू 1/6 ऑफ अर्थ। नेक्स्ट आगे करेंगे, अब ये हमने मून पे देख लिया, अब अर्थ पे देखेंगे। तो अर्थ का ई इक्वल्स टू में इंटू में जी ई, यहाँ पे भी इंटू है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे इंटू है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हम आंसर होगा 10, 10 किलो का भार अर्थ पे कितना है 9.8 होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 98 न्यूटन। तो ये हमारा 12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से बॉल फेंकी जा रही है 49 मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट एट विच इट राइसेस, एक हाइट बतानी है कितनी हाइट तक वो ऊपर पहुंच जाएगी, और टोटल टाइम कितना लेगी वो अर्थ पे वापस आने में। ऊपर की तरफ बॉल फेंकी जा रही है जिसकी वेलोसिटी ये, इस वेलोसिटी से। तो इसका आप कैसे करेंगे, देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस में 2GS, ठीक है, ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में बता देंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 49 का स्क्वायर करके वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। ये कितना है, जी की वैल्यू कितनी है 9.8 होती है, 9.8 इंटू में एस। तो आप क्या करेंगे, 49 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 2 इंटू में 9.8। ये 2, ये वाला 2 है यहाँ पर, ये वाला जो 2 है ना, ये वाला यहाँ पर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर सेकेंड, मीटर इतने ऊपर सिर्फ हाइट जाएगी इसकी। अब कितने टाइम लेगी वो वापस आने में, तो टाइम निकालने के लिए हम टाइम टी लेंगे, तो v इक्वल्स टू में u माइनस GT कर दीजिए। बस इस तरीके से आंसर सॉल्व हो जाएगा आपका। तो u क्या लेंगे 49, g क्या होगा 9.8, t हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है, t हमारा ऐसे रहेगा, इक्वल्स टू में 0 कर देना, वेलोसिटी v जो है इक्वल्स टू में v हमारा 0 हो जाएगा, तो आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप, एक टॉप से ऊपर से स्टोन रिलीज किया जा रहा है। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। 0 इक्वल्स टू में 9.8 माइनस 49, ये है हमारा टी ए टाइम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 49 अपॉन में 9.8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो टी ए हमारा कितना निकला 5 सेकेंड। अब हमें क्या करना है, टी ए और टी डी प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल टाइम आएगा। टी ए और टी डी क्या है, टाइम असेंड और टाइम डिसेंड। तो 5 + 5 तो 10 आ जाएगा, टोटल आएगा हमारा 10 सेकेंड। तो आंसर हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 वाला, जो 19.6 मीटर की हाइट से कोई चीज़ फेंकी जा रही थी उसके बारे में। ये हो जाएगा हमारा 14 क्वेश्चन। तो यू हो जाएगा 0, सबसे पहले इसमें लिख दीजिएगा। टावर की हाइट इक्वल्स टू में टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू में क्या है 19.6 मीटर, ये दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगेगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू में यू स्क्वायर प्लस में 2GS। वी स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर नहीं पता, 0 प्लस में यू हमारे 0 हमने ले लिए, 2 इंटू में जी कितना 9.8, ये क्या है 9.6। बस इस तरीके से यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 14 क्वेश्चन का। कुछ नहीं करना है इसमें बाकी। 15 क्वेश्चन देखते हैं। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है। जी आपको इतना लेना है, तो मैक्सिमम हाइट बतानी है वो कितने ऊपर तक पहुँच जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करके आएगा स्टोन, ये आपको 15 क्वेश्चन में बताना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू में यू स्क्वायर माइनस 2GS का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे इसको। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो आप क्या करेंगे नेगेटिव लेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसलिए नेगेटिव लेंगे, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ और सन के बीच का। मास हमें इतना दिया हुआ है और सन का मास इतना दिया है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू और डिस्टेंस इतना, सब कुछ दे रखा है। आपको सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है F इक्वल्स टू में Gm1m2 अपॉन में D स्क्वायर, और ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप, 100 मीटर की हाइट से कि स्टोन फेंका गया है। सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्ट वर्टिकली, दूसरा स्टोन भी सेम टाइम पे फेंका गया है, वेलोसिटी ये थी। तो आपको ये बताना है व्हेन एंड वेयर द स्टोन विल मीट, कि कहाँ पर वो दोनों स्टोन मीट करेंगे, वो पॉइंट बताना है। ये 17 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं एक बार। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं 17 क्वेश्चन।
तो यहाँ पे दो सिचुएशन बनाएंगे, दो इक्वेशंस बनेंगे। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगेगा x इक्वल्स टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। ए टी की जगह हम लगेंगे जी लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एंड x इक्वल्स टू में 0, u क्योंकि हमें 0 लेना है इसलिए, तो u 0 हो जाएगा प्लस में हाफ जी टी का स्क्वायर। x कितना निकलेगा, x हमारे यहाँ से 5t स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन में फिर से s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ जी टी का स्क्वायर करेंगे, तो u हमारा 0 है, तो x इक्वल्स टू में क्या करेंगे 100 दिया होता है, तो 100 माइनस x करेंगे इक्वल्स टू में 25t प्लस में हाफ इंटू में 10 इंटू में t का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कटेगा तो 5 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो x 100 इधर ले लेंगे, तो 100 माइनस 25 प्लस में 5t, ये हमारी बी सिचुएशन बन गई है। ए ऊपर बन गई, मतलब 2 सेकेंड सिचुएशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड सिचुएशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सिचुएशन से अब यहाँ पे क्या होगा, 5t स्क्वायर पहले आ गया था हमारा, इक्वल्स टू में 100 माइनस 25t, ये वाला जो आया है t प्लस में 5t का स्क्वायर, ये आया। दोनों सिचुएशन रख दी, यहाँ से हमें t निकल जाएगा 100 अपॉन में 25, तो 5 10 20, तो यहाँ आ जाएगा 4 सेकेंड। तो हमें पता चल जाएगा कि जब 4 सेकेंड होंगे उसके बाद वो दोनों स्टोन मीट करेंगे। एंड आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को, x इक्वल्स टू में 5t का स्क्वायर इक्वल्स टू में 5। अब क्या करेंगे, t का स्क्वायर करना, t निकालना है, तो 4 इंटू 4 t का स्क्वायर था। चलिए s हमारा 5 निकला है, टाइम हमारा 5 निकल गया, तो यहाँ से हमारा 80 हम आ जाएगा। अब जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे 100 माइनस x में जो हमने लेट किया था, तो 100 माइनस 80 इक्वल्स टू में यहाँ तो आंसर आ जाएगा 20m। 17 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर 6 सेकेंड। एक बॉल फेंकी थी एक थ्रोअर ने, एक पर्सन ने, तो उनके पास 6 सेकेंड में बॉल वापस आ गई। तो वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, तो वेलोसिटी बतानी है कितनी वेलोसिटी से उन्होंने फेंकी होगी, मैक्सिमम हाइट कब कहाँ तक वो बॉल पहुँची है, और उसकी पोजीशन 4 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी ये बतानी है। तो आपको जो भी पहले गिवन है पहले सब कुछ वो नोट कीजिएगा। एंड अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 18 है ना, हाँ जी 18 है। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल्स टू में u माइनस जी टी ए, इससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो u इधर ले आएंगे इक्वल्स टू v प्लस में जी टी ए, 0 प्लस में ग्रेविटी क्या दी है, ठीक है 10, और तो हो जाएगा 10 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 330 मीटर पर सेकेंड। बी पॉइंट देखते हैं, यू एस प्लस में यू टी माइनस में हाफ जी टी ए का स्क्वायर। तो ये वाले फॉर्मूले से हम ये सेकंड वाला पॉइंट इसका सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है एक बार फिर से देखते हैं। ओके ठीक है 6 सेकेंड, तो 30 हमारा आ गया है, यू ये यू था हमारा, ठीक है 30 इंटू में टाइम 3 दिया हुआ है, माइनस में हाफ करेंगे इंटू में 10 इंटू में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 30, यहाँ पे 90 माइनस यहाँ पे 5, ठीक है यहाँ पे आ जाएगा अब आपका ये 45, तो 45 मीटर। सी पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट बताना है कि कहाँ तक वो पहुँचेगी। तो सी के लिए सेम फॉर्मूला यू टी प्लस में हाफ जी टी ए का स्क्वायर। हमारी सारी चीज़ें निकल गई, तो फटाफट पुट कीजिए 0 प्लस में 10 इंटू में 1 इंटू में 1, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ये है S11, यहाँ पर होगा हाफ कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 5 सेकेंड आंसर, ठीक है। अब इसकी पोजीशन निकालनी है, तो 45 आया था, 45 मीटर में से 5 सेकेंड माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40, तो सी का हमारा आंसर आ गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बाइंड फोर्स, किस डायरेक्शन में बाइंड फोर्स लगता है ये बताना, जब कोई भी हम लिक्विड में कोई भी चीज़ जब डुबाते हैं तो। व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम अप द सरफेस ऑफ वाटर, अगर हम प्लास्टिक का कोई भी चीज़ वाटर में डालेंगे तो वो ऊपर क्यों आ जाती है ये बताना है। तो दोनों का एक ही एग्जाम्पल आपका आंसर होगा, बाइंड फोर्स के बारे में आप दोनों का आंसर करेंगे। 21 क्वेश्चन में क्या करना है, वॉल्यूम बता रखा है सब्सटेंस का और डेंसिटी दी है वाटर की 1, तो ये बताना है कि जो आपका सब्सटेंस है वो डूब जाएगा कि नहीं डूबेगा वाटर में। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्म लगाएंगे, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा हमारा 50 अपॉन में 20 करके 2.5 ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब, ये आ जाएगा।
और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो अब सब्सटेंस की तो ज़्यादा आई है, वाटर की कम है, तो क्या होगा सिंक हो जाएगा वो सब्सटेंस। 22 का आंसर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। वॉल्यूम ऑफ 15 ग्राम सील पैकेट इज इतना, विल पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर, ये बताना कि डूब जाएगा यानी। तो सेम तरीके से ये भी हो जाएगा, डेंसिटी निकाल देंगे, देखिए डेंसिटी निकाल देंगे, ठीक है 50 35 1.42 ग्राम, आंसर ये निकल गया। इसके बाद क्या करेंगे, बस अब बता देंगे कि वो सिंक करेगा या फिर क्या रहेगा उसका मास। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को हमेशा ऑन करके रखिए ताकि जितनी भी आगे वीडियोज़ आएँ आपको अपडेट होता रहे। एंड ऊपर आई बटन से भी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, तो आप चेक करते रहेगा। थैंक यू।